कंपाउंड का हम लोग स्ट्रक्चर खींचेंगे, उसमें सिग्मा पाई और लोन पेयर लिखेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं C6H6। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 6, 3 से ज्यादा है, और हाइड्रोजन क्या है, कार्बन के बराबर है। इसका मतलब ये कंपाउंड चेन में नहीं होकर के रिंग में रहेगा। तो रिंग हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे 6 मेंबर का बनाने का। 6 मेंबर का रिंग ज्यादा स्टेबल होता है इसीलिए। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 मेंबर का रिंग बना लिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, 6 है, तो हम यहाँ पे 6 हाइड्रोजन दे देंगे। हाइड्रोजन दे दिए। लेकिन यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड कितना हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब कार्बन यहाँ पे अभी 3 बॉन्ड में ही है। लेकिन अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि कार्बन के लिए बॉन्ड कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड दे देंगे। अब देखिए हर कार्बन का 4 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा सही है। अब इसमें हम सिग्मा काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा। जैसे स्ट्रेट चेन में फाइंड करने के लिए था नंबर ऑफ एटम -1, वैसा ही रिंग के केस में है, मोनोसाइक्लिक रिंग के केस में है कि नंबर ऑफ एटम्स प्लस नंबर ऑफ रिंग -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ, फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन मोनोसाइक्लिक में या इन वन रिंग कंपाउंड, एक रिंग कंपाउंड के लिए। ये फॉर्मूला है हमारा, नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे टोटल एटम्स प्लस नंबर ऑफ रिंग -1। अब जैसे हम यहाँ पे देखिए सिग्मा अगर हमको निकालना है इसमें, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे कितना एटम है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो 6 से कितना हो गया, 12, प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग कितना है, एक ही रिंग है, माइनस क्या है 1। तो ये फाइनली क्या हो गया, हमको 12 हो गया। मतलब इस कंपाउंड में कितना सिग्मा है, यहाँ पे 12 सिग्मा बॉन्ड है या 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें पाई बॉन्ड कितना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड 3 है, 1 पाई 2 पाई और 1 3 पाई। यहाँ पे लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 हो जाएगा। लोन पेयर यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा, 0 होगा, क्योंकि कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरा हुआ है, इस पे कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। उसी तरह अगर हम दूसरा केस ले लेते हैं, एक C6H5COOH। तो इसमें भी यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा है, हाइड्रोजन क्या है, कार्बन से कम है। इसका मतलब यहाँ भी क्या बनेगा, रिंग बनेगा, और रिंग बनेगा तो हम लोग 6 मेंबर का रिंग बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 5 हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन से अटैच डबल बॉन्ड O है, फिर एक सिंगल बॉन्ड O है। इसका 4 नहीं है, तो 4 करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देंगे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे अगर हमको सिग्मा निकालना है, तो यहाँ पे सिग्मा कितना होगा, पहले इसका टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेंगे। सिग्मा कितना है यहाँ पे, 5 6 5 11 11 और 4 15। उसके बाद प्लस नंबर ऑफ रिंग, तो नंबर ऑफ रिंग कितना है, 1 है, -1। मतलब ये भी फाइनली कितना हो गया, हमको 15 हो गया। पाई कितना है यहाँ पे, 1 2 3 और 1 4, 4 पाई है। लोन पेयर कितना है यहाँ पे, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो लोन पेयर भी 4 है। अब जैसे सिग्मा 15 है, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा 15 कैसे, 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1
15। पाई कितना है, एक पाई यहाँ पे है डबल बॉन्ड पे, एक इस डबल बॉन्ड पे, एक इस डबल बॉन्ड पे और एक इस डबल बॉन्ड। ये ध्यान रखेंगे, ये उसी के लिए फार्मूला लागू है जहाँ पे एक रिंग से ज्यादा के लिए ये नहीं लागू होगा। ये हुआ हमको ऑर्गेनिक के रिंग का केस। अब हम एक इनऑर्गेनिक का देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं P4O10 लेते हैं, P4O10 लेते हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस की संख्या कितनी है, 4 है, जो 3 से ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या करेगा, रिंग बनाएगा। साथ में पेरिफेरल एटम के मल्टीपुल में सेंट्रल एटम, जैसे मान लिया 2 से ये भी कट सकता है, 2 से ये भी कट सकता है, तो मल्टीपुल में आ जाएगा। तो देखिए फास्फोरस कितना है हमारे पास, 4 है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 10 है। तीन फास्फोरस हुआ, O हुआ, 4 फास्फोरस हुआ और O हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 4 फास्फोरस हो गया और O कितना हो गया, 4। बचा कितना हुआ हमारे पास, 6O बचा। अब 6O करना होगा, उससे पहले हमको क्या करना होगा, रिंग देखना होगा, रिंग की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखनी होगी। तो यहाँ पे क्या मेंबर का रिंग है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 मेंबर का रिंग है। लेकिन हमको चाहिए क्या मेंबर का रिंग, 6 मेंबर का स्टेबल रिंग चाहिए, क्योंकि वो कंपाउंड स्टेबल होता है। तो 6 का बनाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से एक O लाएंगे और इस फास्फोरस से अटैच कर देंगे। क्योंकि फास्फोरस के लिए हमको 3 बॉन्ड चाहिए, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से दे सकते हैं। O के लिए 2 चाहिए तो ये दे सकते हैं। अब एक दीवार की तरह हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ एक रिंग नजर आ रहा है, ये रिंग क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग हो गया। फिर ये भी क्या हो गया, 1 2 3 4 5 1 6 मेंबर का रिंग। तो 6 मेंबर का कितना रिंग बना, यहाँ पे 2 बना। हम और कर सकते हैं, यहाँ पे 3D टाइप में नहीं रहता ये। एक इस PO को क्या करेंगे, इस P से मिला देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक नीचे भी एक 6 मेंबर का बन गया, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इस केस में हमको 6 मेंबर का कितना रिंग बन गया, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग कितना बन गया, 4 बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, फास्फोरस का भी 3 बॉन्ड हुआ है। ऑक्सीजन कितना मेरा यूज हुआ है, 4 और 2 6, 4 और ऑक्सीजन हमारे पास बचा हुआ है। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड दे सकते हैं। बॉन्ड यहाँ पे डबल दे दिए तो फास्फोरस का क्या हो गया, हमको 5 बॉन्ड हो गया और ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे 6 मेंबर का 4 रिंग है। लोन पर कितना है, यहाँ पे लोन पर काउंट कर लेते हैं हम लोग। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। लोन पर कितना है, यहाँ पे 20 है। सिग्मा बॉन्ड कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, यहाँ पे 16। मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो गया, 32। पाई बॉन्ड कितना हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना हो गया, यहाँ पे 1 2 3 और 1 4। मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। इसी तरह हम एक और ले लेते हैं रिंग के इनऑर्गेनिक के केस में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं H3P3O9। यहाँ भी क्या है, सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस है। सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं, वो एटम जिसकी संख्या कम हो, मिनिमम हो किसी कंपाउंड में। या दूसरा डिफिनेशन इसका हो सकता है, अगर बॉन्ड से नंबर ऑफ एटम से नहीं पकड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसका टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देखेंगे। तो जिस एटम का ज्यादा बॉन्ड बनता है वो सेंट्रल एटम कहलाता है।
उससे भी नहीं पता चलेगा तो उसका साइज देखेंगे, जिसका साइज बड़ा होगा वो सेंट्रल एटम होगा। तो हल्का सा हम लोग सेंट्रल एटम का डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इसका क्या होता है, लेस इन नंबर या मेक मोर नंबर ऑफ बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स या बिगर इन साइज, बिगर इन साइज। पहले ये दोनों को देख लेंगे, उसके बाद साइज पे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे कम किसका है, फास्फोरस एटम, वो सेंटर नहीं हो सकता क्योंकि वो यहाँ पे 9 है। दूसरा क्या होता है, पेरिफेरल एटम, पेरिफेरल एटम कहते हैं ऑल एटम्स अदर देन सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम फास्फोरस है, सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, फास्फोरस सेंट्रल एटम। तो बचा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया मेरा पेरिफेरल एटम। तो पेरिफेरल एटम हम लोग किसको बोलते हैं, पेरिफेरल एटम, पेरिफेरल एटम। पेरिफेरल एटम होता है द नंबर ऑफ एटम्स अदर देन सेंट्रल एटम, अदर देन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को छोड़ के जो भी बचा वो हो जाएगा हमारा पेरिफेरल एटम। अब देखिए ये बात हो गई सेंट्रल एटम, पेरिफेरल एटम। अब यहाँ पे फास्फोरस की संख्या क्या है, 3 है। तो ये क्या बनाएगा, ये रिंग बनाएगा। और रिंग में क्या मेंबर का बनाने की कोशिश करेगा, 6 मेंबर का। तो देखिए पी ले लिए, पी से अटैच ओ, फिर पी से अटैच किए ओ, फिर पी, फिर ओ, फिर पी। यहाँ पे पी या ओ को हम लोग कंटिन्यू नहीं दे सकते हैं क्योंकि सेम के बीच रिपल्सन का केस आ जाता है। इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए ये ऐसा हम लोग करते हैं। तो अब देखिए ऑक्सीजन का तो 2 बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ दिया हुआ कितना हमारे पास है, 9 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी डबल बॉन्ड ओ कर देंगे। क्या कर देंगे, पी डबल बॉन्ड ओ। सब तीनों पे क्या कर देंगे, पी डबल बॉन्ड ओ। अब क्या, मेरे पास 6 ऑक्सीजन हुआ, फिर भी 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, फास्फोरस का 4 बॉन्ड है, इसको 5 चाहिए, और ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन को 1। तो उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा क्या है कि इसको हम सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। हर फास्फोरस पे इसके साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें आप लोग सिग्मा पाई लोन पेयर काउंट कर सकते हैं, है ना। इसको आप लोग नोट करिए, उसमें सिग्मा पाई काउंट कीजिए, उसके बाद हम फिर मिलते हैं। हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के केस में भी रिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर को ओबे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में भी रिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर को ओबे करेंगे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें अदर देन कार्बन एटम हो। हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वहाँ कार्बन होना ही चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरा एटम भी अगर प्रेजेंट हो, जैसे सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, सेलेनियम हो, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, तो उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अगर उसका स्ट्रक्चर हम लोग खींचते हैं तो भी क्या ध्यान रखना पड़ता है हमको कि 6 या 5 मेंबर का स्टेबल रिंग बने। अगर कार्बन के थ्रू नहीं बन सकता है तो हेटेरोसाइक्लिक एटम को भी हम रिंग के अंदर लाएंगे ताकि उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ओबे हो जाए। जैसे हम लोग एक आके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे C5H5N ले लेते हैं मान लो। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम खींचना चाहते हैं, ये 5 मेंबर का रिंग हो गया। हाइड्रोजन मान लो हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पे हम नाइट्रोजन दे देते हैं। हाइड्रोजन मेरे पास कितना है
5 है। मान लो यहाँ हम डबल बॉन्ड दे देते हैं, यहाँ पे N कर देते हैं, तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन का 4 बॉन्ड है, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, कार्बन का 4 है, रूल को ओबे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या मान गया, ये 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। लेकिन अगर इसी को हम इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे बनेगा ये 6 मेंबर रिंग। तो हम जानते हैं कि 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है 5 मेंबर रिंग से, इसीलिए हमारा ये स्ट्रक्चर जो होगा ये सही होगा और ये गलत होगा। ये कितना हो गया, ये 6 मेंबर रिंग, जो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। और ये क्या होता है, लेस स्टेबल। दूसरा अगर हम देख लेते हैं और दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए हम ले लेते हैं C4H4O ले लेते हैं, C4H4O। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए हम इस तरह से खींचते हैं, तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि कार्बन का 4 बॉन्ड हो रहा है, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या मेंबर का रिंग बन रहा है, 4 मेंबर रिंग। लेकिन इसी का दूसरा फॉर्म हम क्या कर सकते हैं, ये बना दिए। तो यहाँ पे ये क्या बन गया हमको, 5 मेंबर रिंग बन गया। ये कितना बन गया हमको, 5 मेंबर रिंग, जो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। किससे, 4 मेंबर रिंग से। इसीलिए ये क्या होगा, सही होगा और ये गलत होगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। किससे, 5 मेंबर रिंग से। ठीक है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हेट्रो एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे हेट्रो एटम नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड में चेंज होता है या नहीं, या कब होता है कब नहीं होता है। तो एक थ्योरी है कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंड पीरियड के साथ ही बनता है आपस में, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट ही रहता है। लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड एटम के साथ बनता है तो वो पाई बॉन्ड में चेंज हो जाता है। इस पॉइंट को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। When coordinate bond formed with between second period atoms, second period मतलब जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, etc. Then coordinate bond remain coordinate. जैसे हम लोग अगर एग्जांपल देखना चाहें, यहाँ पे HNO3 अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या है, सेकेंड पीरियड का एटम है। अब यहाँ पे हम इसको भाई पीछे जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो इसीलिए हम चलेंगे, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ले लिए, फिर नाइट्रोजन लिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो ये एक इसके साथ शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये एक इसके साथ बना लेगा। एक और हमारा बच गया ये। तो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड हो गया शेयरिंग के बाद। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये चाहे तो इसके साथ बॉन्ड शेयरिंग करके 2 के साथ बॉन्ड बना सकता था। कब? जब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता तब। लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 से कम है, जो पीछे अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। तो इसीलिए ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं कि जब किसी एटम के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर के फॉर्म में हो या निगेटिव के फॉर्म में हो या पाई के फॉर्म में हो, तो वो दूसरे ऑक्टेट डिफिशिएंट को अपना इलेक्ट्रॉन देके उसकी स्टेबिलिटी को पूरा कर देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है कि वो उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए दिया, फिर जरूरत हो तो वो वापस ले सकता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में जो ट्रांसफर होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर होता है, उसको लिया नहीं जाता है। तो यह क्या करता है, नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को दे देता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देता है, इसलिए ये देता है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। वैसे नाइट्रोजन इसी में ही स्टेबल हो चुका था, 2 4 6 2 8 ऑक्टेट इसका कंप्लीट था। अब इसको हम आगे बढ़ा के इस तरह से लिख सकते हैं, HN डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों क्या है, सेकेंड पीरियड का है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे एक O मिस कर गया, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो इसका यहाँ पे ये OH हो जाएगा, HNO3। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट ही रहेगा। लेकिन अगर यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड के साथ बनेगा तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, पाई बॉन्ड में। इसको आप लोग नोट कर लें, हम 1 मिनट में आ रहे हैं।